तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार अर्जिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नॉवल के चैप्टर नंबर 308 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग ने अपने सारे रिसोर्सेज को स्टार टावर के अंदर ला लिया होता है, मतलब ले आया होता है। उसी के साथ लू फेंग अपने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को खोलता है और उसको देखना शुरू करता है। अब जैसे उसकी आई ऑफ लाइफ एंड डेथ खुलती है ना, उसके सामने कंप्लीट ब्लड लाइन आना शुरू हो जाती है जो कि ब्लैक फ्लेम्स के अंदर जल रही होती है। वो उसके लेयर्स के अंदर तक जाने लगती है। अब हर एक लेयर एक काउंटलेस इंट्रिकेट रून से बंधी हुई होती है और ये ऐसा लग रहा था कि ये लेयर्स ना खत्म होने वाली चीजों से बनी हुई हैं। वो सिंगुलर थी, फ्लॉलेस बॉडी थी और कह सकते हो कि उसकी पूरी की पूरी ब्लड लाइन ही अपने लिमिट्स को ट्रांसेंड कर चुकी थी। मतलब इतनी पावरफुल सब में होती कि वो अपने केजुअल तक को फ्री कर सकती, उसको तोड़कर बाहर निकल सकती थी। अब लू फेंग इस चीज से इतना ज़्यादा हैरान हो गया था कि उसे समझ में आ गया था कि इस तरीके से भी केजुअल को भी ब्रेक करके फ्री हुआ जा सकता है। मतलब लू फेंग के पास पहले रिसोर्सेज नहीं थे, इंफॉर्मेशन नहीं थी। इसी के कारण लू फेंग को घंटा नहीं पता था कि आखिरकार कैसे ब्रेक थ्रू करना चाहिए। लेकिन इन सब के देखने के बाद उसे थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लगा था और काफी ज्यादा हैरान हो जाता। उसका मुंह खुला ही रह जाता है। अब भले ही ये एक मेयरली लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म ब्लड लाइन है जो कि सिर्फ अर्ली स्टेज गॉड एम्पर स्टेज में ही है, लेकिन फिर भी इसके अंदर काफी ज्यादा सीक्रेट्स मौजूद होते हैं जिसको लू फेंग अभी अपनी आंखों से देख पा रहा होता है। लू फेंग रिफ्लेक्ट करते हुए कहता है कि मैंने जो प्रीवियस के कल्टीवेशन कम्प्लीमेशन मेथड्स को यूज किए थे अपने आप के ब्रेक थ्रू करवाने में, उसमें काफी ज्यादा कमियां थी। इसके साथ हमें ये बताया जाता है कि लू फेंग जब अर्थ पे मौजूद था तो लू फेंग को एक टीचर ने बता रखा था कि नेचर को समझने के कई सारे तरीके होते हैं। और अभी के फिलहाल लू फेंग जब इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के ब्लड लाइन को स्टडी करना शुरू कर दिया तो ये भी तो एक नेचर को ही डीप लर्निंग के जैसे माना जा सकता है। मतलब कि आप उस बॉडी के नेचर को ही तो समझ रहे हो। और लू फेंग काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन लू फेंग कहता है कि छोड़ो अभी इन सबको जाने दो। अभी के फिलहाल मैं अपने लाइफ एंड डेथ को पूरी तरह से इंटीग्रेट नहीं करने वाला हूँ, मर्ज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इसको मर्ज करने के मेथड से काउंटलेस होते हैं। एक दो नहीं बल्कि बहुत बहुत ज़्यादा मेथड्स होते हैं जिससे कि आप अपने लाइफ एंड डेथ को एक साथ फुली मर्ज कर सकते हो। लू फेंग कहा था कि मुझे एक एक करके एक्सट्रैक्ट करना होगा, उन सबको एक एक करके रिफाइन भी करना होगा। लू फेंग फर्स्ट फ्यूजन मेथड्स को यूज करता है, सेकेंड फ्यूजन मेथड्स, ऐसे ही करते करते एक एक करके लू फेंग कई सारे डिफरेंट फ्यूजन मेथड्स को सीखना शुरू करता है, उसको पढ़ना शुरू कर देता है। बताया जाता है कि फ्यूजन मेथड्स को एक्सट्रैक्ट करना और उसको रिफाइन करना ये कोई आसान काम नहीं होता है, बल्कि आपको उसके पैटर्न्स और प्रिंसिपल्स के डीप अंडरस्टैंडिंग को होना चाहिए, तभी आप उसके रिफाइन को अपने आप में ला सकते हैं। वो वहाँ पे उन सबको पढ़ने लगता है, उन सारे इंट्रिकेट पैटर्न्स को उन सबको समझने लगता है। कॉम्प्रिहेंशन के दौरान लू फेंग ने अपने कई सारे स्पेशल कल्टीवेशन ट्रेजर्स को भी खा रखा होता है, जिसके कारण उसकी थिंकिंग प्रोसेस काफी ज्यादा इनहेंस हो चुकी थी। आफ्टर ऑल लू फेंग अभी सिर्फ एक गॉड एम्पर लेवल के कॉन्शियसनेस को ही पोजेस करता है और उस कॉन्शियसनेस से उसे केजुअल को ब्रेक थ्रू करना है, तो इसके कारण बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है और केजुअल को तोड़ पाना इतना भी आसान नहीं होता। इसलिए लू फेंग को कई स्पेशल कल्टीवेशन ट्रेजर्स को लेने पड़ते जो कि उसने डांटा टावर पिल हॉल से ली हुई होती है। अब इन सब इनहेंसमेंट के बावजूद भी लू फेंग को सिर्फ एक अर्ली स्टेज गॉड एम्पायर ह्यूमन लाइफ ब्लड लाइन जो कि न्यू सर्पेंट ब्लड लाइन होता है उसको पूरी तरह से कंप्रीहेंड करने में एक फुली एपोज का समय लग जाता है, जो कि काफी लंबा तो नहीं था लेकिन हाँ लंबा होता है, क्योंकि लू फेंग के पास ऐसे कई सारे अर्ली स्टेज गॉड एम्पायर ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के बॉडीज मौजूद होते हैं, ब्लड लाइन मौजूद होते हैं, जिसको कि लू फेंग को स्टडी करना है। इसके साथ लू फेंग क्या था कि अल्दो मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया और कई सारे मेथड्स को रिफाइन कर लिया कि कैसे लाइफ एंड डेथ को फ्यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी मैं अल्टीमेट टेक्निक को नहीं जान पाया हूं और मैं फ्लॉलेस परफेक्ट फ्यूजन को करना चाहता हूं। लू फेंग रियलाइज करता है कि सिर्फ परफेक्ट फ्यूजन से ही आप केजुअल को ब्रेक थ्रू कर सकते हो। जैसे कि लू फेंग यूनिवर्स मास्टर बना था तो उस वक्त अपने आप को वो
पूरी तरह से परफेक्ट बनाना चाहता था, तभी वो ट्रू गॉड में ब्रेक थ्रू करता। वैसे ही कह सकते हो यहाँ पर लू फेंग अपने फ्यूजन को भी एक परफेक्ट तरीके से बनाना चाहता था। अब देखो इनमें से वीकेस्ट ह्यूमन लाइफ फॉर्म से वो भी केज वर्ल्ड को ब्रेक थ्रू करने की पावर्स को रखते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी लू फेंग पूरी तरह से ग्रैस्प नहीं कर पाया होता है, जिसके साथ लू फेंग उन सबको पढ़ने लगता है। लू फेंग इस सबसे सेटिस्फाइड होता कि मैंने सिर्फ इसी ह्यूमन ब्लड लाइन से बहुत कुछ गेन कर लिया है। सिर्फ एक ब्लड लाइन से लू फेंग ने ऑलरेडी 19 डिस्टिंक्ट मेथड्स को निकाल लिए होते हैं। वो 19 मेथड्स से वो लू फेंग अपने लाइफ एंड डेथ फ्यूजन्स को मर्ज कर सकता था, उन सबको अप्लाई कर सकता था। लू फेंग कहता कि अगर मैं 19 पाथ को एक साथ मर्ज करूं, अपने साथ मिलाऊं, तो मेरी स्ट्रेंथ अनडाउटली काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन लू फेंग कहता कि इतनी कोई भी जल्दबाजी नहीं है, मुझे लाइफ एंड डेथ को अभी ही फ्यूज नहीं करना है। लू फेंग कहता कि मुझे अपने फाउंडेशंस को सॉलिड बनाना होगा, तभी मैं अपने लाइफ एंड डेथ को मर्ज करके अपने आप को पावरफुल बना सकता हूं। जिसके बाद फिर से लू फेंग दूसरे ब्लड लाइन पे जाता है, जो होता है शैडो हंटर ब्लड लाइन, जो कि सिर्फ एक अर्ली स्टेज गॉड एम्पर रेलम पे होता है। प्रीवियसली लू फेंग ने उन सबको पढ़ा होता है। लू फेंग ने भी अपना 12 फ्रैगमेंट मटेरियल्स को रिकंस्ट्रक्ट किया था, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी वो फ्लॉ मौजूद होती है। लू फेंग ने पहले बॉडी पार्ट से पढ़ा होता है, तो इसलिए उतनी ज्यादा उसको समझ नहीं आई हुई होती है। लेकिन लू फेंग को एक चीज अभी समझ में आ गई थी कि जो 19 लाइफ एंड डेथ फ्यूजन मेथड्स हैं, उसके जैसे और भी मौजूद हैं। लू फेंग एक एक करके सबको पढ़ता है और लगभग 1 मिलियन डेज तक, मतलब 10 लाख दिन तक लू फेंग पढ़ता जाता है और लू फेंग फाइनली फिनिश करता है। लू फेंग अपने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ से उसी अर्ली स्टेज गॉड एम्पर शैडो हंटर ब्लड लाइन को एग्जामिन कर रहा होता है। लू फेंग ने उसके 60 से 70% रिकंस्ट्रक्शंस के सिमिलर अपने आप को बना लिया होता है। लू फेंग इससे काफी ज्यादा खुश हो जाता है, मतलब कि उसके 60 से 70% पावर्स तक को यूज करना वो सीख गया होता है। लू फेंग सोचते हुए क्या था कि अगर मेरी पहली अटेम्प्ट ऑफ ब्लड लाइन वो अपने क्रूड और फ्लॉ से भरी हुई थी, तो मेरी सेकंड अटेम्प्ट जो होगी वो नियर परफेक्ट प्रोटोटाइप होनी चाहिए। मतलब लू फेंग ने पहले कोशिश की थी तो उसमें उसकी काफी ज्यादा फ्लॉज कमियां थी, लेकिन लू फेंग जब दूसरी बार करना चाहेगा तो लू फेंग कहता कि मुझे उसमें परफेक्ट करना ही होगा, और यही उसका एक डायरेक्शन होता है। जैसे जैसे वो जितना ज्यादा ब्लड लाइन को पढ़ते जाता है, उसे और भी सारी चीजें समझ में आने लगती हैं। लू फेंग के पास अभी रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, रिसोर्सेज की अबंडेंट लगी हुई थी। लू फेंग कहता है कि मुझे बस धीरे धीरे एडवांस करना होगा, और अभी की फिल्म उसे जो रोक रही होती है, उसे जो लिमिट में रख रही होती है, वो उसकी होती है कॉम्प्रिहेंशन स्पीड। भले ही लू फेंग एक गॉड एम्पर बन चुका है, उसकी थिंकिंग कैपेसिटी आप सोच भी नहीं सकते कितनी ज्यादा फास्ट हो चुकी है, नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले इनफिनाइट टाइम ज्यादा हो चुकी है। लेकिन इन सब के स्पीड के बावजूद भी जो कॉम्प्रिहेंशन स्पीड लू फेंग की थी वो काफी ज्यादा स्लो होती है। बात करें हाई लेवल ह्यूमन बीइंग्स की, तो यार वो लू फेंग से किसी भी चीज को थाउजेंड्स ऑफ टाइम ज्यादा फास्टर लर्न कर सकते हैं। मतलब लू फेंग को जो 10,000 दिन में लग सकते हैं, वो हाई लेवल ह्यूमन बीइंग्स सिर्फ एक दिन में ही उतना सीख सकते हैं, जो कि लू फेंग को एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज में रखता है। ऐसा हो भी क्यों ना, आखिरकार लू फेंग एक नया नवेला बच्चा ही होता है। लू फेंग खुद से कहता कि चाहे कुछ भी हो, मुझे टाइम देना ही होगा, मैं चाहे स्लो ही क्यों हो, लेकिन मुझे जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो सिर्फ टाइम का ही है। और इस वक्त तक लू फेंग को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, वो काफी ज्यादा खुश होते कि कैसे लॉर्ड ऑफ इंजन हॉल ने उसे 5 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल्स गिफ्ट दिए थे, जो कि काफी ज्यादा पैसा होता है, जो कि लू फेंग के प्रोग्रेस को काफी ज्यादा एक्सलरेट कर देगा। लू फेंग ऑलरेडी सस्पेक्ट कर चुका होता है कि लॉर्ड ने उसे क्यों दिया है, और लॉर्ड ने भी इसलिए दिया था कि लू फेंग अपने कल्टीवेशंस को अच्छे से बढ़ा सके, और जब तक लू फेंग अपने पैसे को अच्छे से स्पेंड करेगा, ये इमेंस फॉर्च्यून्स उसे बहुत ज्यादा मदद करने वाली उसके गॉड एम्पायर के कल्टीवेशंस को आगे बढ़ाने में। इसके साथ लू फेंग अपने बाकी नंबरस ब्लड लाइन्स को देखता है, उन सबको अरेंज करता है। हमें बताया जाता है कि टोटल में आप लोग गेस करो 10, 20, 30, 40 ब्लड लाइन होंगे, लेकिन नहीं, वहाँ पर टोटल में 323 टाइप्स ऑफ अर्ली स्टेज गॉड एम्पर ब्लड लाइन्स होते हैं। मतलब अभी तक लू फेंग ने सिर्फ 2 ब्लड लाइन को ही पढ़ा होता है, और साथ में वहाँ पर 257
टाइप्स ऑफ मिड स्टेज गॉड एम्पर ब्लड लाइन होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब कह सकते हो कि अभी लू फेंग ने सिर्फ अर्ली में ही कदम रखा है। जिसके साथ में ये भी बताया जाता है कि लू फेंग के पास अर्ली और मिड ही नहीं बल्कि लेट स्टेज गॉड एम्पर रिलम की भी होती है, जिसमें कि टोटल 15 डिस्टिंक्ट ब्लड लाइन होती हैं। शुरुआत के 3 ब्लड लाइन्स तो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन लू फेंग के इस इमेंस वेल्थ के कारण ये काफ़ी ज़्यादा नहीं होती। मतलब इन सबको मिलाकर लू फेंग ने 830 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल्स किए होते। 5 बिलियन के सामने 830 मिलियन क्या ही कर सकते हैं। जिसके साथ लू फेंग ने लेट स्टेज की नहीं बल्कि परफेक्शन गॉड एम्पर ब्लड लाइन्स को भी खरीदा होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है। इसमें ही लू फेंग के टोटल 1.92 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल लगे थे सिर्फ 6 ब्लड लाइन को खरीदने में ही। अभी ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल्स होते हैं, जो कि लू फेंग को काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं। लू फेंग इसको पढ़ लिया ना, इसको सीख लिया ना, मैं कह सकता हूँ कि लू फेंग की पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। और यहाँ पे एक और नया लफड़ा शायद शुरू होने वाला है, आपको एपिसोड के लास्ट तक में पता चल जाएगा। इसके साथ लू फेंग उन सबको और भी पढ़ना स्टार्ट करता है। और यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि जबकि परफेक्शन स्टेज गॉड एम्पर लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स, उनकी जो लाइफ एंड डेथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा एम्बॉर्डेड की जाती है, और वो जीव होली रियलम में भी काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं। मतलब परफेक्शन गॉड एम्पर जब लू फेंग गया होता है हंटिंग जोन में, तो वहाँ पर एक ही मिला था। मतलब हर एक के ट्राइब के अंदर सिर्फ एक ही परफेक्शन होता है मौजूद, जो कि ह्यूमन हिंगाटी ऑब्वियसली था। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है, इसको हंट डाउन कर पाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ पर एल्डर जिंग ने इस बैच को डार्क होली रियलम से मंगाया होता है, क्योंकि उन सब बंदों के लिए इन सब परफेक्शन स्टेज वाले बीस्ट को मारना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। अब हर एक ब्लड लाइन अपने 10 सेट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मटेरियल्स को भी एक्वायर करते हैं, जिससे कि लू फेंग अपने रिसर्च में एम्पलीफाई कर सके। उससे अब सिर्फ ब्लड लाइन को स्टडी करने से थोड़ी ना होता है। अगर आपको उसको अच्छे से सीखना है तो आपका उसको बोन्स को, उसके फेदर्स को, आपका उसके हर एक चीज़ को समझना होगा। इसके साथ हमें ये भी बताया जाता है कि लू फेंग ने अपने कंप्लीट कलेक्शंस को टोटल में 2.83 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल में खरीदा होता है। लू फेंग ने पैसे को कम करवाने की कोशिश तो की थी, लेकिन बहुत ही नेगोशिएट करने के बाद भी एल्डर जिंग ने इतने ही पैसे पे माने होते हैं। इसके साथ लू फेंग कहता है फॉर्चुनेटली एक लो लेवल ह्यूमन लाइफ कॉम्सेस एक सिग्निफिकेंट ब्लड लाइन एसेंस को देती हैं और कॉस्ट मैनेजेबल होती है। अब बताया जाता है कि ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में भी लू फेंग ने ब्लड लाइन को खोजने की कोशिश की होती है। उसे पता था कि सिर्फ 2 एंशिएंट नेशंस के जो एंसेस्टर थे उन्हीं के पास ये चीज़ें मौजूद हैं। जिसके साथ वहाँ पर ह्यूमन ब्लड लाइन क्रिएचर्स जो कि उन साइड 2 एंशिएंट नेशंस के पास थे वो उतने भी ज़्यादा खास नहीं थे, वो ब्रोकन थे। उसने अपने आप को कैजुअल से ब्रेक थ्रू नहीं करवाया होता है। मतलब ये सारे जो बॉडीज होते हैं ना, इनके पास कैपेबिलिटीज होती है कि कैजुअल से ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, या फिर ये कैजुअल से ब्रेक थ्रू कर चुके होते हैं, जो कि मारने के बाद यहाँ पे फेंक दिए गए होते हैं अपने युवान के ही द्वारा में। अब यहाँ पे जो वाइटैलिटी होती है और जो अदर कैरेक्टरिस्टिक होती है उनमें और जो उनमें, मतलब कि एक बीस्ट जो कि कैजुअल को पार करके चला जाता है और एक बीस्ट जो कि कैजुअल को पार नहीं कर पाता है, उसमें बहुत बड़ा जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। और मोर ओवर ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में जब ब्लड लाइन को एक्सट्रैक्ट करने की बारी आती है तो जो 2 एंशिएंट नेशंस के एंसेस्टर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट से काम करते हैं। टिपिकली उनमें से एक ब्लड लाइन में से एक, मतलब एक क्रिएचर्स में से सिर्फ कुछ ही ब्लड लाइन्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आपको याद होगा तो जब आप लू फेंग ने कोशिश की थी कि यार कैसे भी करके मुझे एक पूरी बॉडी मिल जाए ताकि मैं ब्लड लाइन को एक्सट्रैक्ट कर सकूं, तो लू फेंग को पता चला था कि यार एक पूरी की पूरी सिंगल बॉडी से सिर्फ कुछ ही, मतलब 2-3 ही ब्लड लाइन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, जो कि काफी ज्यादा कम होती है। क्योंकि अभी आपने देखा कि कैसे लू फेंग ने एक सिंगल बॉडी से 19 ब्लड लाइन को एक्सट्रैक्ट किया था, 19 मेथड्स को एक्सट्रैक्ट किया था, जो कि काफी ज्यादा होती है। जिसके साथ यहाँ पर ऐसे ही चलने लगती है और भी चीज़ें बताई जाती है कि कैसे प्राइस इन सब में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होती है। जिसके साथ यहाँ पे ये सब चलने लगती है। ये भी बताया जाता है कि कैसे आप एक सिंगल बॉडी से 10 ऑफ टाइम्स उससे भी ज़्यादा ब्लड लाइन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली है। जिसके साथ ऐसी बकवास होने लगती है, लू फेंग सबके बारे में सोचने लगता है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। जिसके साथ हमें फाइनली
प्राइस के बारे में बताया जाता है कि देखो असल में ऐसा है क्यों। मान लो कि किसी में से 1-2 निकलती है, किसी में से 10-10 निकलती है, और जिन कॉन्टिनेंट में एंसेस्टर के पास उतनी पावरफुल बॉडी नहीं थी इसलिए उसमें से कम निकलती, या फिर उसके मेथड्स उतने एफिशिएंट नहीं थे कि वो ज़्यादा ब्लड लाइन को एक्सट्रैक्ट कर पाए। एग्जाम्पल के रूप में एक स्टैंडर्ड गॉड एम्पर लेवल वेपन की रिक्वायरमेंट्स की जो प्राइस होती है वो सिर्फ महज 1 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल ही होती है, जिससे कि कॉमन मटेरियल से बनाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा सस्ती भी होती है। इसके बाद मान लो कि एक कॉम्प्लेक्स गॉड एम्पर वारशिप को बनाया जाए तो उसकी प्राइस 3 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल से स्टार्ट होती है, जो कि ज़्यादा महंगा भी नहीं है। जिसके साथ एक लार्ज मूवेबल फॉर्मेशन की बात करें तो उसकी प्राइस 5 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल तक चली जाती है। बात करें डार्क होली रियल में तो वहाँ पे काउंटलेस पावर हाउसेज ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने आप को सेमी ह्यूमन लेवल्स के एनलाइटमेंट तक पहुँचा दिया होता है। उनके वेपन्स, उनके ट्रेजर्स कंप्लीटली एक रेयर आर्टिफैक्ट से बने हुए होते हैं। मतलब ये बंदे सेमी ह्यूमन लेवल्स तक जा चुके होते हैं, भरे पड़े होते हैं वहाँ पे, लेकिन फिर भी यार सेमी ह्यूमन उन सबका फाइनल लेवल होने के बावजूद भी वो केजुअल में ब्रेक थ्रू कर ही नहीं पाते, वो बाहर निकल ही नहीं पाते। लेकिन ऐसे यहाँ पे कुछ और बताया जाता है सीक्रेट ट्रेजर्स के बारे में। मतलब एकदम से टॉपिक बदल दिया गया, बॉडी से सीक्रेट ट्रेजर्स पे ले आया गया, जहाँ पे बताया जाता है कि उन सबकी वो ट्रेजर्स काफ़ी ज़्यादा रेयर तो होती है, लेकिन कुछ ऐसे सीक्रेट ट्रेजर्स होते हैं जैसे कि वो ट्रेजर्स जो कि आपको इन्फिनाइट स्पेस ट्रेजरी से मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल्स होते हैं। जैसे लूफिंग का इमॉर्टल हार्ट ही मान लो, वो एक एक्सेप्शनली रेयर आइटम के जैसे देखी जाती है, क्योंकि इन सबको वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म से बनाया जाता है। इन सबको मार कर ही हंट डाउन करके इससे बनाना ही काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। जितने भी ट्रेजर्स जिसको इन्फिनाइट स्पेस ट्रेजरी में आप लोग 1 लाख पॉइंट से ज़्यादा में खरीद सकते हो, वो एक बहुत एक लेजेंडरी ट्रेजर की तरह देखी जाती है। उसके लिए लोग मारने को तैयार हो जाएंगे। अगर लूफेंग अपने बायोनिक आई ऑफ डिस्ट्रक्शन लाइफ एंड डेथ को बाहर लेके आ गया ना, मैं सच कह रहा हूँ, वहां पे अगर पता चल गया तो डार्क होली रियलम वाले बंदे आके लूफेंग पर अटैक करके उसके उस आई को छीनने की कोशिश करने लग जाएंगे। इतना वो पावरफुल, इतना वो लेजेंडरी ट्रेजर की तरह देखा जाता है। क्योंकि यहाँ पे सीनियर युवान और बाकी सबकी भी बात कर लो तो उन्होंने बहुत ही कम नंबर्स में इनसाइड ट्रेजर्स को रिफाइन कर रखा होता है, इसलिए ये इतने ज़्यादा फॉरबिडन और रेयर होते हैं। कुछ तो इतने ज़्यादा लेजेंडरी होते हैं कि आप अपने ऑरिजिन वर्ल्ड से, ऑरिजिन कॉन्टिनेंट से उसको बाहर ले ही नहीं जा सकते, वरना कत्लेआम तो मच ही जाएगी। जिसके साथ यहाँ पे ऐसी ही चीज़ें बताई जाती हैं कि यहाँ पर कोई ऐसे प्रैक्टिशनर्स भी होते, मानो मरा गया तो उसकी जो ट्रेजर होगी वो सिंपली सीधे जाके इन्फिनाइट स्पेस ट्रेजर में फिर से चली जाएगी। मतलब अगर लूफिंग मारा गया तो उसका ट्रेजर फिर से इन्फिनाइट स्पेस ट्रेजर में चला जाएगा। ये आपको ऑलरेडी पता ही होगा। आई ऑफ लाइफ एंड डेथ यही होती है। लूफिंग को पता होता है कि आई ऑफ लाइफ एंड डेथ जो कि अभी वो यूज कर रहा, उससे भी पहले कई सारे यूजर्स के हाथ लग चुके हैं। मतलब लूफिंग कह सकते हो कि यूज वाला माल यूज कर रहा है। जिसके साथ हमें सीन चेंज कर जीवू होली रेलम के यूनलान सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक वास्ट कैवर्न एरिया के अंदर एक कोलोसल स्फेरिकल क्रिएचर्स अपने शैडोज के पीछे छिपकर वहाँ पे घात लगाए हुए बैठे होते हैं। सरफेस पे कॉन्स्टेंटली हर एक चीज बदल रही होती है, लेकिन वो बीस्ट रिवील कर रहा था अपने फ्यूरी, मैडनेस को, स्लम्बर्स को और अपने वो डेमन वाले लाफ्टर को, जो कि अपने चारों तरफ नजर बढ़ाए हुए होते कि कैसे भी कोई प्रैक्टिशनर आए मैं उसको खाकर रख दूंगा। जितनी ज़्यादा वीक ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स होंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी प्रेजेंस अफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। कई सारे इंटीरियर सिटी में हिल घुसने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कोई भी ज़्यादा हिम्मत नहीं करा पाता क्योंकि वहाँ पर होता है इंसेक्ट नेस्ट। अब देखो यहाँ पे कहानी में आ चुका है इंसेक्ट नेस्ट की, और इसी के साथ लूफेंग का पंगा होने वाला है। अब ऐसा क्यों आप लोग ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि लूफेंग ने डांटा टावर को ज्वाइन कर रखा, और डांटा टावर और इस इंसेक्ट नेस्ट के बीच भारी भरकम युद्ध हुआ करती थी। दोनों के बीच में आमना सामना हुआ करता था, जिसके साथ हमें वहाँ पे एक स्ट्रेंज और फॉर्मिडेबल लाइफ फॉर्म को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे खड़ा होता है, और ये बहुत ही पावरफुल बंदा होता है। जिसके साथ हमें बताया जाता है कि इंसेक्ट नेस्ट, अब इसको देखने से ही आपको पता चला कि इंसेक्ट जैसा होगा तो ये एक वाइल्डनेस एरिया में होता, कह सकते हो कि चारों तरफ वही जंगल वाली सीन होती है डेप्थ के अंदर। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के प्रैक्टिसनर बहुत ही रेयरली जाया करते हैं। जिसके साथ एक एल्डर आके अपने किसी बंदे को रिपोर्ट करता है, ये बंदा नहीं बंदी होती है, जहाँ पे एल्डर रिपोर्ट करते हुए कहता है कि मास्टर हमारे एलेक्जर के शेर इस पास्ट मंथ में बिल्कुल ही आधी हो चुकी, एकदम से आधी गिर चुकी है।
जिसके साथ वहां पे एक बंदा बैठा हुआ था, मतलब बंदा बैठा हुआ था, उसका बगल में एक बंदी भी बैठी हुई थी। सच में वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी, ऐसा बताया गया। मुझे नहीं लगता इंसेक्ट ने इसकी कोई खूबसूरत हो सकती है जैसे क्वीन मेडुसा है। जिसके साथ वहां पे वो लेडी कहती कि आखिरकार एकदम से ये इतना कैसे ड्रॉप हो सकता है। बताया जाता है कि इसने भी काउंटलेस ईयर से अपने कल्टीवेशंस को सस्टेन कर रखा था। इसने भी अपने मल्टीपल सोर्सेज बना रखे थे, जैसे कि नेक्स्ट फैक्शंस को ही देख रखो, इसमें वो चोरी चकारी लुटेर मारामारी सब चीजें किया करते थे, और जितने भी प्रॉफिट्स आते थे इस लेडी के ही हाथों में आकर जाते थे। जिसके साथ हमें बताया जाता कि अल्दो ये टेम्पररी डिक्लाइन जो एलिक्जर सेल्स में था वो उतना ज्यादा अलार्मिंग नहीं था, मतलब कि इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मेरे जो एलिक्जर के सेल्स से वो कम हो रहे या फिर ज्यादा हो रहे, क्योंकि ये चोरी चकार में ज्यादा पैसा कमा लेते थे। लेकिन अगर ऐसा ही ट्रेंड कंटिन्यू होता गया तो उसको भी थोड़ा थोड़ा तो लॉस होगा ही, इसलिए यहाँ पर वो भी कहती है। जिसके साथ वहां पर वो एल्डर कंटिन्यू करते हुए कहता है कि डान टावर ने सिग्निफिकेंटली अपने सप्लाई के चेन को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रखा है। उनके जो पिल्स हैं वो हमारे ही सेम ग्रेड के होते हैं, लेकिन हमसे काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं। और कई सारे सिटीज़ के फैक्शंस तो डान टावर के मेडिसिन को बल्क में खरीदना शुरू कर दिए हैं, जिससे कि हमारे सेल्स काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं। जिसको सुनकर वो वुमेन के एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं, और वो कहती है गुस्से में कि चैंकिंग टावर मास्टर आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की, आखिरकार उसको इतनी हिम्मत किसने दी। जिसके साथ एल्डर हेसिटेट तो करता है, और वहां पे वो न्यूज बताना चाहता था, लेकिन वो वहां पे कहता है अपने उसी मास्टरनी से कि आप जब सेक्लूजन में थे ना तो यूनिवर्सिटी के अंदर एक नया नवेला एल्डर लेवल एक्सपर्ट आया जिसका नाम है लुओ फेन, और उसने ऑलरेडी डान टावर को ज्वाइन कर रखा। जिसके बाद वो मीन्स उन सारे रिपोर्ट्स को देखती हैं, जिसके साथ वो उन सारे न्यूज को पढ़ती है जो कि लुफे ने कर दिया, कैसे कैसे कांड दिखा, जैसे जैसे उसने टिहाने को वन शॉट में हरा दिया होता है। जिसके साथ वो उन सबको पढ़कर खत्म करती है, और वो गुस्से में कहती है, मतलब कि वो भी हैरान थी कि आखिरकार एक न्यूली राइजन एल्डर लेवल पावर हाउस जो कि हमारे कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है, और उसने तो टिहाने को भी सप्रेस कर रखा है। जिसके साथ वो गुस्से में कहती कि वो जानता था कि मेरा और डान टावर मतलब इंसेक्ट नेस्ट और डान टावर्स ऑड्स में चल रही लड़ाई होता रहता है, तो आखिरकार फिर भी ये लूफिन की इतनी हिम्मत कैसे को बीच में हमारे बीच में है, ये तो बहुत ही बड़ा बात है, ये तो हमें चैलेंज कर रहा है। लेकिन वो अपने एल्डर को कहती है कि तुम्हें कोई भी ड्रास्टिक एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे जैसे बिजनेस चल रही है चलने दो और बीच में मत आना। और वो कहती चलो यहाँ से निकल जा। अब मुझे नहीं पता कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया, क्या वो लूफेंग से डर चुकी है या फिर कोई और बातें, ये तो हम लोग आगे देखेंगे हैं। लेकिन यहाँ पे अभी के फिलहाल वो उसको मना कर देती है। इसके साथ वो एल्डर वहां से निकल जाता है, जिसके बाद वुमेन वहां पे खड़ा होती है और वो सोचने लगती है। वो कहती है कि ये अच्छा बात नहीं है, वैसे भी मैं सिटी के अंदर डायरेक्टली अपने मूव को नहीं चल सकती, लेकिन मैं फिर भी अपने एक स्पिरिचुअल क्लोन को गॉड एम्पर लूफेंग से मिलने को तो भेज सकती हूँ। और यहाँ पे पहले वो क्या करती है, वो बात करने के लिए सोचती है, इसलिए अपनी उसने एक्शन लेने की नहीं सोची होती है। वो कह सकता है कि ये बंदी डरी तो नहीं होगी क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल थी, एल्डर से भी काफी ज्यादा पावरफुल है, तो अभी डरने की बात नहीं है। लेकिन कह सकता हूं कि लूफेंग से अभी इसको डरने की तो बात करनी ही पड़ेगी। इसके साथ वो अपनी एक स्पिरिचुअल क्लोन बनाती है ताकि वो लूफेंग से मिलने को जा सके। जिसके बाद वो वहां से निकलती है और वहां पर यूनान सिटी के उसी जगह पे आ जाती है। अब ये एक इथीरियल प्रेजेंस होती है जो कि एक वुमेन के लुक में होती है, और वो यूना सिटी के स्काई में फ्लोट करना शुरू कर देती है। ऑर्डिनरी आई से कोई भी इसको नहीं देख सकता था, लेकिन सिटी के डिफेंस सिस्टम से कोई भी बंदा, जितने भी रूलिंग एल्डर्स थे, वो सभी इसको देख पा रहे होते हैं। अब वहां पे सबको पता चल जाता कि इंसेक्ट लॉर्ड वहां पे आ चुके होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आखिरकार ये अपने स्पिरिचुअल क्लोन को ऐसे कैसे भेज सकती है। वो सब फाइट तो करना चाहते, लेकिन ये सिटी के अंदर थी, इसलिए कोई एल्डर्स वहां पे नहीं कुछ करता। आफ्टर ऑल ये यूनान सिटी की भी एक एल्डर होती है, मतलब इंसेक्ट सिटी के जो लॉर्ड होती है वो भी यहाँ की एक एल्डर होती है, तो एल्डर उससे एल्डर्स कैसे फाइट हो सकता है। वैसे भी वो यहाँ पे अथॉरिटी के लिमिट के ही अंदर कर रही थी, मारकाट नहीं कर रही थी। एक ब्लिंक ऑफ आई में वो इंसेक्ट लॉर्ड स्पिरिचुअल क्लोन्स अपने डन टावर के टावरिंग बिल्डिंग के पास चली जाती है। वो वहां जाके उन सारे एंशिएंट पिल्स हॉल्स की तरफ देखने लगती है, जिसके के अंदर टेंजिबल प्रेशर्स निकल रहे होते हैं। जिसके साथ टावर्स के अंदर दो बंदे मौजूद होते हैं, एक होता है चैंचिंग
टावर मास्टर और दूसरा लू फेंग। और इस मोमेंट पे लू फेंग अभी पूरी तरह से अपने फॉर्मेशंस मास्टर्स को मास्टर कर रहा था जो कि टर्न टावर में लगे हुए होते हैं। और वहां पर लू फेंग अपने 36 रीइंकार्नेशंस और एक्सटेंशन फॉर्मेशंस को भी सीख रहा होता है। उसके फ्यूजन ऑफ लाइफ एंड डेथ के प्रिंसिपल्स को और भी बढ़ा रहा होता है, क्योंकि अभी के फिलहाल में काफी लंबा टाइम बीत चुका होता है और लू फेंग की जो कॉम्प्रिहेंशन थी वो और भी बढ़ चुकी होती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी देखा जाए तो लू फेंग की भले ही लाइफ एंड डेथ की ब्लड लाइन काफी ज्यादा डीप हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो फॉर्मेशंस काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। लू फेंग अभी भी उन सब चीजों को कर रहा होता है। अब लू फेंग इसी के दौरान अपने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को भी यूज कर रहा होता है, उन सबको और भी अच्छे से इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे ये सब कर रहा था, लेकिन तभी लू फेंग को एक स्ट्रेंज और एक सिनिस्टर एनर्जी की फ्लक्चुएशंस महसूस होती है। ये भले ही वीक थी लेकिन इसकी ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए लू फेंग ने अपने ली युआन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया होता है ताकि वो इस नेचुरल रेजिस्टेंट फोर्स का एक्ट कर सके, उसके खिलाफ लड़ सके। अब यहाँ पे लू फेंग कहता कौन है, और इसी वक्त अपना लू फेंग का माइंड रिएक्ट करता है और लू फेंग ने 36 फॉर्मेशंस को बना रखे थे वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं। और लू फेंग अपने बायोनिक आई ऑफ डिस्ट्रक्शन से उस सोर्स का पता लगाने लगता है जो कि उस पे माइंड से अटैक किया था, स्पिरिचुअल अटैक किया था। और उसकी नजर उसी स्पिरिचुअल वुमेन की तरफ जाती है जो कि डन टावर के मेन एंट्रेंस पे खड़ा थे और वो वहां पे लू फेंग को घूरे जा रही थी। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले कि क्या होने वाला है, क्योंकि ये बंदी अपने लू फेंग को डराने धमकाने के लिए आई हुई है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो लू फेंग किसी से घंटा नहीं डरता और लू फेंग की ऑलरेडी थोड़ी सी पावर्स बढ़ चुकी है, तो और नया लफड़ा देखने को मिलेगा। लू फेंग वर्सेस इंसेक्टनेस, पूरी की पूरी इंसेक्टनेस लू फेंग से फाइट करने को मिलेगी। इसके साथ हम भी ये देखेंगे कि लू फेंग की आखिरकार कितनी पावर्स बढ़ने वाली हैं। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।